नमस्कार दोस्तों। 69 बीपीएससी बिहार टीचर इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज संपूर्ण बिहार का भूगोल जो है पढ़ने वाले हैं। और जो है हमारा जो चैनल है PYGS अड्डा, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम भारत में देख लेते हैं कि बिहार की अवस्थिति क्या है। तो देखिए बिहार जो है ये उत्तर की तरफ है। कहाँ है? उत्तर की तरफ है, ठीक है। तो एक तो उत्तर हो गया और दूसरा कहाँ है? पूरब में। तो ये कहाँ है? उत्तर पूर्व में। कहाँ है? उत्तर पूर्व में, ठीक है। बिहार कहाँ है? उत्तर पूर्व में है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बनता है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया। इसके बाद में ये हमारा हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। ये छोटा सा जो हमारा है ये हो गया गोवा, ये कर्नाटक हो गया और ये केरल हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो पूछता है भारत में तट की संख्या कितनी है। तो तटीय संख्या कितनी है भारत में? तो तटीय संख्या कितनी हो जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? 9। अगर इसमें भी पूछ रहे तो पश्चिम की तरफ कितनी है? 5 और पूरब की तरफ कितनी है? 4, ठीक है। तो भारत में तट की संख्या कितनी है? कुल 9 है, ठीक है। और पूछ रहे सर्वाधिक बड़ी तट रेखा किसकी है, मतलब जो स्थल पे है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? गुजरात। वैसे तो किसकी सबसे बड़ी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। लेकिन आपसे जनरली क्वेश्चन जो पूछता है वो भूमि के ही संबंध में पूछता है, जो भारत का मेन लैंड है, ठीक है। तो भारत के मेन लैंड में सबसे बड़ा किसका है? गुजरात का है। और सबसे छोटा जो है तो कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो जाएगी। इसके बाद में अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट। कभी कभी पूछ लेता है कि जब शीतकालीन होता है, मतलब जब हमारा ठंडी का मौसम होता है तो वर्षा कहाँ पर होती है? तो वो कोरोमंडल तट पर ही होती है, ठीक है। और वैसे जो हमारा होता है वो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो वो हमारा आता है मालाबार तट या केरल में, ठीक है। कहाँ पर? केरल में। अच्छा, मालाबार तट में ही जो है थोरियम पाया जाता है। थोरियम का जो है प्रमुख क्या है? तो वो है मोनोजाइट। क्या है? मोनोजाइट है, ठीक है। थोरियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद में अगर और बात कर लें इसी में, तो देखिए इसमें बंदरगाह पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो गुजरात में है ये है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। अब इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई बंदरगाह है, ये सबसे पुराना है। इसके अलावा यहीं पर एक और है जिसका नाम है नहवा सेवा बंदरगाह, जो इसके भार को कम करने के लिए बनाया गया था। किसके? मुंबई के, ठीक है। और इसका जो वर्तमान नाम है वो कौन सा है? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। इसके बाद गोवा में कौन सा है? तो गोवा में मरमू गाँव बंदरगाह है। कौन सा? मरमू गाँव बंदरगाह है। और यहाँ पर दो नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जुआरी और मांडवी। कौन सी? जुआरी और मांडवी नदी, ठीक है। और मांडवी नदी पर ही जो है गोवा स्थित है। क्या स्थित है? गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, ठीक है। अगर पूछ ले मोपा एयरपोर्ट कहाँ है, तो मोपा एयरपोर्ट भी कहाँ है? गोवा में। इसका अब नाम मनोहर पर्रिकर कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। कौन सा? न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। और यहाँ पर कुद्रेमुखी खान है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और टोडा जनजाति यहीं पर पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है केरल, ठीक है, केरल। अच्छा, कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में एक बात और ध्यान रखेंगे, इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो बेंगलोर में ही है। और बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो सिलिकॉन है वो अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जो चिप वगैरह बनाने में काम आती है। इसके बाद में हमारा फिर आ जाता है केरल। तो केरल हमने बताया मालाबार तट पर स्थित है। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। और केरल की बात करें तो ये कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह। यहाँ अष्टमुडी और वेम्बनाड जैसी झील है। और इसके बाद पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। क्या है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और कार्डमम की पहाड़ी भी कहाँ है? तो वो केरल में ही है, ठीक है। कार्ड इलायची के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अनाईमुडी, वो कहाँ है? वो यहीं पर है, केरल में ही है अनाईमुडी। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, ठीक है, कहाँ? अन्नामलाई की। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं केरल में, ठीक है। केरल में जो है सॉरी केरल कह रहा हूँ, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में आ जाते हैं। तमिलनाडु में जो है हमारा चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा? चेन्नई। और इसके अलावा तूतीकोरन बंदरगाह भी कहाँ है? तो तूतीकोरन बंदरगाह हमारा कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में।
इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं कहाँ पर, तो आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश के बारे में अगर देख लें तो कोलूरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट झील कहाँ है, वो भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में ही पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है, और पुरी की यात्रा जो है वो कहाँ निकलती है, यही निकलती है उड़ीसा में ही, ठीक है। और उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, तो पारादीप बंदरगाह है। कौन सा है, पारादीप बंदरगाह है। और इसके अलावा और क्या है, तो यहाँ पर बालासोर है, चांदीपुर, ठीक है, वहाँ से भी क्या होता है, तो रॉकेट प्रक्षेपण का काम होता है। इसके बाद में आ जाते हैं हम, अच्छा एक चीज़ और, यहीं पर महानदी उड़ीसा में बहती है, ठीक है, और महानदी पर जो है कटक, ठीक है, कटक और संभलपुर स्थित है। कटक और संभलपुर 2 शहर स्थित हैं, और कटक जो है ये राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो फिलीपींस की राजधानी कहाँ, मनीला में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इसके बाद में हमारा है वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह है। कौन सा, हल्दिया बंदरगाह। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, किसकी, जैविक मरुस्थल की। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी को। वैसे ही दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका, बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में अगर बात करें तो जो भारत है, तो भारत का कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा कॉल है, ठीक है, इंदिरा कॉल है, ठीक है, इंदिरा कॉल है, ठीक, इंदिरा कॉल है। और सबसे पूर्वी कौन सा है, किबथू है। कौन सा है, किबथू है। इंदिरा कॉल कहाँ है, ये लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। और किबथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में ये जो है गुजरात में हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोहार माता है। क्या है, गोहार माता या गौहर माता कहते हैं। सरकरी के पाकिस्तान जो बॉर्डर है इसी के आसपास पड़ता है कच्छ का रण, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है, देखिए मुख्य भूमि की तो दक्षिणी बिंदु हो जाएगी कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट जहाँ पर है। ये कन्याकुमारी इस पूरे मेन लैंड की, इस पूरे मेन लैंड की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो तो कन्याकुमारी है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इस तरह से कि भारत की, तो ये अंडमान निकोबार में एक जगह है, ठीक है, निकोबार, कहाँ, निकोबार, ठीक है। तो निकोबार में एक है, उसका नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेनियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिगमेनियन पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पारसन पॉइंट। क्या बोलते हैं, पारसन पॉइंट, ठीक है। और जो है अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है, सैंडल पीक। और अगर बात करें सिर्फ निकोबार की तो माउंट थोलियर है। क्या है, माउंट थोलियर है, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात कर लें तो यहाँ पर सेंटलीज जो जनजाति है वो पाई जाती है। कौन सी, सेंटलीज, जारावा, ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान और निकोबार एक दूसरे से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल द्वारा होते हैं। ये थोड़ी बहुत जानकारी जो थी ये हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको दे दी। अब चलिए बिहार के बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए इसमें बिहार के विस्तार के बारे में बात किया तो देखिए बिहार का जो विस्तार है, ठीक है, वो 27 डिग्री 37 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, और ये कहाँ पर है, 83 डिग्री 19 मिनट और कितना है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड है। जबकि इसका जो ये विस्तार है ये हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड, ये हमारा पूर्वी देशांतर। तो देखिए उत्तरी जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो ऐसे है, और जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो ऐसे है, ठीक है। इसके बाद में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। कितनी है, 345 किलोमीटर। जबकि पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर। कितनी है, 483 किलोमीटर। अब आइए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो सबसे बड़ा ज़िला है वो कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है, उसकी स्थिति भी यही है। इसके बाद में अगर बात करें तो देखिए, और यहाँ पर जो है वो है कैमूर। क्या है, कैमूर है। यहीं पर एक ज़िला पड़ता है गया। कौन सा, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ एक ज़िला पड़ता है कटिहार। तो देखिए इसलिए हमने इन चारों ज़िलों के नाम बताया है कि देखिए सबसे जो बात करें तो सबसे उत्तर में कौन सा ज़िला है, तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और सबसे अगर पश्चिम में पूछें तो हमारा हो जाएगा कैमूर। कौन सा, कैमूर। और सबसे दक्षिण में हो जाएगा गया। कौन सा, गया। और सबसे अगर बात करें पूरब में कौन सा है, तो कटिहार है। कौन सा है, कटिहार है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है
जन क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बिहार का कौन सा स्थान है भारत में, तो वो 12वां स्थान है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। अच्छा, बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है, तो जनघनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। देखिए, जो क्षेत्रफल है उसके मामले में 12वें स्थान पे है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पे है, जनघनत्व के मामले में पहले स्थान पे है। मैंने ये विस्तार जो है भौगोलिक इसका बता दिया है, ठीक है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, कितना है, 91,838.28 वर्ग किलोमीटर। जबकि नगरीय क्षेत्रफल कितना है, तो नगर में रहने वालों, तो इसमें जो है नगर का विस्तार टोटल, मतलब अभी नगर ज़्यादा इसमें विकसित नहीं है बिहार में, कितना है, 23,24, ठीक है, बहुत आसान है, 23,24 ऐसे याद कर लीजिए, 74 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पूरब से पश्चिम तक लंबाई हमने देख लिया 483, जबकि उत्तर से दक्षिण तक 345। इसका स्वरूप कैसा है पूछ ले तो आयताकार है, कैसा है, आयताकार। अच्छा, वर्तमान में बिहार उत्तर नेपाल में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि हमने देखा है कि सबसे दक्षिण में झारखंड है और पूरब में पश्चिम बंगाल है, और हमारा जो है पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। देखिए, सबसे ऊपर जो हमारा उत्तर साइड है वो नेपाल है, ठीक है। पश्चिम में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सॉरी, पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पूरब में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, और दक्षिण में झारखंड हो जाएगा, क्योंकि झारखंड जो है वो बिहार का हिस्सा ही था, सन 2000 में अलग हुआ है। इसके बाद में आ जाते हैं बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो 2.86%, कितना, 2.86%। बिहार राज्य मुख्यतः जो है मध्य गंगा, मतलब ये गंगा के बीचों बीच से विभाजित हुआ है, ठीक है। बिहार समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 173 फीट या फिर 53 मीटर, ठीक है, 53 मीटर है। बिहार में देख लेते हैं कि जो है इसमें ज़िले कौन कौन से हैं, तो इसमें बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, कितने हैं, 38 ज़िले हैं। अच्छा, देखिए नेपाल के साथ सीमा कौन कौन सा बनाता है, तो पश्चिम जो है पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, इसके अलावा सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। किशनगंज में ही सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार में, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इसमें भी बात कर लें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण है। इसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, तो नेपाल के साथ कितने हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं पश्चिमी चंपारण, ये उत्तर प्रदेश से कौन, नंबर 1 हो गया पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है, 4 तो हो गए उत्तर के साइड में, मतलब गंगा के उत्तर में। अब देखिए फिर इधर हमारा एक हो जाएगा भोजपुर, क्योंकि ये भी बनाता है, बक्सर हो गया, उसके बाद में कैमूर हो गया और फिर रोहतास हो गया। ये देखिए थोड़ा सा सीमा रोहतास का भी छूता है, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि उत्तर प्रदेश से कितने बनाते हैं, 8 हो गए। अब देख लेते हैं पूरब की साइड में, तो पूरब के साइड में देखिए किशनगंज हो गया, देखिए किशनगंज 1 हो गया, पूर्णिया 2 हो गया और कटिहार 3 हो गया। तो 3 ज़िले जो हैं वो किससे सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल से। इसके बाद देख लेते हैं झारखंड, ठीक है, कौन, झारखंड। तो देखिए झारखंड से कौन कौन बनाता है, तो कटिहार हो गया, ठीक है, रोहतास हो गया, रोहतास के बाद में फिर हमारा हो गया औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया और ये जमुई हो गया। कितने हो गए, 3 2 5, ठीक है, बांका हो गया 6, और इसके अलावा जो हमारा भागलपुर है 7 हो गया, और कटिहार 8 हो गया। तो कुल कितने बनाते हैं, 8। अगर ऑप्शन में रहेगा 8 तो 8, 7 है तो 7, लेकिन यहाँ ज़्यादातर ऑप्शन में 8 ही देने के चांस हैं। तो हमारा कौन कौन सा हो गया, रोहतास हो गया, ठीक है, इसके बाद औरंगाबाद हो गया, गया, गया जो है सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थल भी कौन सा है, गया है, ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा हमने बताया किशनगंज में होती है, ठीक है। इसके बाद में नवादा हो गया, जमुई हो गई, बांका हो गया, भागलपुर हो गया और कटिहार हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 8। तो यानी कि उत्तर प्रदेश से 8 और झारखंड से भी 8, 16 हो गए। और 3 किधर से बनाते हैं, तो 3 हमारा जो है पश्चिम बंगाल से बनाता है और 7 नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। ये अभी हमने जो पढ़ा है उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि बिहार के साथ पड़ोसी देश नेपाल है जो उत्तर में है, और ये देखिए बिहार के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। बाकी ये सीमा है तो 7 बनाते हैं, कौन कौन से हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिम में देखिए किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, ठीक है। झारखंड से 8 है, कटिहार हो गया, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। उत्तर प्रदेश से तो देखिए रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ठीक है, इतना दिया हुआ है, ये हो गया।
अगर कभी पूछ ले कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो 101 है। अब आइए बिहार की राज्य व्यवस्था देखते हैं। तो बिहार की जो राज्य व्यवस्था है, बिहार जो है ये भारतीय संघ का एक राज्य प्रांत है और राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघ सरकार सादृश्य बिहार के प्रतिमूलक संसदीय प्रणाली को अपनाया है। किसको अपनाया है, तो यहाँ भी कैसी है, संसदीय प्रणाली है जैसा भारत में है। अच्छा, भारतीय संविधान में जो राज्य है वो कितने में है, 6 में है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य शब्द का और कहाँ उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्व में। कहाँ किया गया है, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 में। इसके अलावा और कहाँ किया गया है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कहाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए व्यवस्थापिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। प्रशासनिक इकाई के अनुसार राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है, ठीक है। राज्य स्तर पर शासन कार्य संपादन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और विभागीय सचिव के जरिए होता है। प्रमंडल स्तर पर सभी विभागों के लिए, ठीक है, जो के लिए आयुक्त जो है कौन, आयुक्त उत्तरदायी होता है। लेकिन आरक्षी उप निरीक्षक यानी डीआईजी, शिक्षा विभाग का सर्वोच्च जो है क्षेत्रीय उप निरीक्षक कौन होता है, आरडीडी होता है, इत्यादि महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी जो है कौन सा होता है, डीईओ होता है, जबकि जिला शिक्षा अधीक्षक डीएसई होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर अभी मैंने बताया अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रशासन के स्तर पर अनुमंडल अधिकारी जिसको एसडीओ या एसडीएम बोलते हैं, आरक्षी उपाधीक्षक यानी डीएसपी इत्यादि जिम्मेवार होते हैं। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है जो आंचलिक अधिकारी होता है, ठीक है। और थाने पर सीसी प्रभारी निरीक्षक इत्यादि। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए जो यहाँ पर है कि संविधान की जो आर्टिकल 168 है उसके तहत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया। अच्छा देखिए विधानमंडल में जो है 2 भाग होते हैं, विधान मंडल, ठीक है, विधानमंडल। विधानमंडल में 2 होते हैं, एक होता है विधानसभा, क्या होता है, विधानसभा, क्या होता है, विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद, क्या होता है, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। देखिए विधान परिषद जैसे यहाँ पर भी 2 होता है, जैसे एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। देखिए जो विधानसभा होता है इसको हम बोलते हैं निम्न सदन, क्या बोलते हैं, निम्न सदन, ठीक है। निम्न सदन या प्रिय सदन भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन या प्रिय सदन। ये अस्थाई नहीं होता है, ये भंग होती रहती है, मतलब ये समाप्त हो जाती है 5 साल के बाद में, या कोई समस्या होने पर जब इनके खिलाफ जो है तो फिर भी इनको जो है समाप्त किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद ये अस्थाई हैं, ठीक है। इसके 2/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पे जो है हटते रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि विधान परिषद अस्थाई है या नहीं, तो ये अस्थाई है, ठीक है, ये अस्थाई है। इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को तो बिल्कुल भंग नहीं किया जा सकता और विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये हो गया। अब पूछेगा कि बिहार में विधान परिषद है, तो हाँ बिहार में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अच्छा, विधान परिषद के लिए ये कंडीशन है कि जितनी सीटें विधानसभा की हैं, ठीक है, उसका जो है 1/3 विधान परिषद होगा, 1/3 विधान परिषद होगा। तो जैसे बिहार विधानसभा में 243 सीट है, कितना है, बिहार विधानसभा में 243 सीट है। अब इसका 1/3 जितना होगा, तो मान लीजिए 73 सीट, लगभग 73 सीट के आसपास विधान परिषद। देखिए यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है, क्या है, यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। अभी हमने बताया है कि यह बिहार विधानमंडल का निम्न सदन है। इसमें कुल संख्या कितनी है, 243 है। जो 14 नवंबर 2000 तक जब झारखंड था तो 324 थे मनोनीत सदस्य मिलाकर। अब मनोनीत का कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। बिहार जो विधानसभा का गठन होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष। 5 वर्ष से पूर्व भी इसको विघटित किया जा सकता है, मैंने अभी कहा कि इसको समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद ये उच्च सदन होता है, ठीक है, और ये अस्थाई होता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको भी समाप्त किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसके जो है, हाँ ये देखिए, प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते रहते हैं 1/3 सदस्य। बिहार विधान परिषद का एक सभापति और एक उपसभापति होता है। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका की तरह ही कार्य करती है और इसका प्रधान राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है, गवर्नर। इसकी राजधानी कहाँ है, पटना, ठीक है। राज्य की राजधानी पटना से ही कार्य की कार्यपालिका का संचालन होता है। राज्य की कार्यपालिका के राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। ये हर राज्य का यही हाल है। कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख होता है वो राज्य का प्रमुख सचिव होता है, ठीक है। ये एक IAS अधिकारी होता है जो मुख्यमंत्री
को उनके कार्य दायित्व और विशेषकर उनके प्रशासनिक तथा कार्यान्वयन इत्यादि के मतलब बारे में बताया करता है कि कैसे कार्य वगैरह संचालित करने हैं। तीसरा जो हमारा है वो न्यायपालिका, ये तीसरा प्रमुख अंग है, ठीक है। और यह नागरिक जीवन में शासन अनुचित हस्तक्षेप ना करें, एक और नागरिक मतलब ये नागरिक के जो है संचालन व्यवस्था को जो है बनाने की बात करता है। और जो है राज्य की सबसे ऊंची अदालत जो है वो पटना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना जो है 1916 में हुई थी। कब? 3 फरवरी 1916 को हुई थी। कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 की, ठीक है। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पर देखना है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के कुछ अन्य न्यायाधीश एवं बिहार के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। छोटी अदालतों के अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, जो छोटे अदालत के अधिकारी होते हैं उनको तो राज्य सरकार नियुक्त करती है, पर जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे वो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं बिहार के राज्यपाल की सलाह पर भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये बात भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि लगा दें कि पूछ ले कि पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, पर राज्यपाल। राज्यपाल नहीं होगा इसमें, कौन होगा इसमें? जो हमारा होगा वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला है, राज्य में स्थित न्यायालयों पर मंत्रिमंडल पर कोई अधिकार नहीं है, मतलब मंत्रिमंडल का इस पर कोई अधिकार नहीं है, यानी ये सबसे स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र है। उच्च न्यायालय के अधीन रूप से कार्य करते हैं, मतलब ये एकदम बिल्कुल फ्री होकर जो है जुडिशरी काम करती है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है कि जलवायु। तो देखिए जलवायु क्या होता है, पहले तो यही जान लीजिए। किसी स्थान विशेष पर मौसम संबंधी व्यस्त दशाओं के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु संबंधित क्षेत्र के विभिन्न वातावरणीय तत्व जैसे ऊंचाई, धरातलीय संरचना, भौगोलिक स्थिति, सौर विकिरण, वर्षा की मात्रा, सागर तट से दूरी तथा अक्षांशीय विस्तार आदि से प्रभावित होते किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की जनसंख्या की आर्थिक, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों का निर्धारण करती है। बिहार की जलवायु। बिहार उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। तहाँ यहाँ की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में है। ये देखिए हमारा ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होके जाता है। यहाँ पर झारखंड है और झारखंड के जस्ट ऊपर क्या है? बिहार है, ठीक है। इसके पश्चिम भाग में यानी कि जिधर उत्तर प्रदेश है उधर अर्धशुष्क, कैसा? अर्धशुष्क, तथा पूर्वी भाग में आर्द्र, क्योंकि हमने बताया वहाँ बारिश किशनगंज वगैरह में ज़्यादा होती है, पूर्णिया साइड में, तो इसीलिए वहाँ आर्द्र होगा। और उत्तर प्रदेश में देखिए कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमारा पश्चिम साइड है उधर कैसा है? आर्द्र शुष्क है, ठीक है। और जिधर मतलब पूर्वी भाग है उधर कैसी है? तो पूरी आर्द्र जलवायु है। बिहार में मौसम बदलते रहते हैं, अक्सर बाढ़ वगैरह आती रहती है, ठीक है। यानी बाढ़ का वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है बरसात के समय में। आइए अब आगे देखते हैं इसके बाद में। फिर हमारा जो है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए हर जगह का लगभग यही हाल है। क्या क्या? तो देखिए स्थिति हो जाती है, उच्चावच हो जाते हैं और वायुदाब। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कोई एक जगह का हाल नहीं है, हर जगह का यही हाल है कि क्या क्या है? स्थिति, उच्चावच और वायुदाब है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। अब बात करें बिहार की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो बिहार की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अच्छा, ये कब कब होता है? तो देखिए ग्रीष्म ऋतु मार्च के मध्य और जून तक होता है। उसके बाद में मध्य जून से अक्टूबर तक वर्षा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अक्टूबर से फरवरी तक क्या रहता है? शीत ऋतु रहता है, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखनी होगी। इसके बाद में बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से शुरू होकर मध्य जून तक चलता है, जो कि अभी देखे हैं। और इसमें क्या होता है? जून माह में तापमान अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी होती है। तो ये सब क्वेश्चन हमसे पूछेगा नहीं, तो इस पे हम लोग ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ देख लेते हैं, बिहार में ग्रीष्मकालीन वर्ष में जो है गर्म तथा शुष्क हवाएं चलने लगती हैं। पश्चिमी तापमान अधिक बढ़ जाता है। कब? ग्रीष्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। मई के महीने में मैदानी क्षेत्रों में शुष्क एवं गर्म पछुआ हवा, कौन सी? पछुआ हवा, जिसको लोग लू कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए वर्षा ऋतु में 2-3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। एक तो ये देख लेते हैं कि कब से कब होता है। तो देखिए बिहार में वर्षा मौसम जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून, कब? दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से जून के मध्य में, ठीक है, जून मध्य में होता है, ठीक है। मानसून राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में 8 जून तथा पश्चिम क्षेत्र में 15 जून तक आरंभ हो जाता है, ठीक है। बिहार में नार्वेस्टर,
या चक्रवाती तूफान मई जून के महीने में आता है, जिससे पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होती है। इसे काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि काल वैसाखी के नाम से जानते हैं किसको। यही जो स्थानीय नाम है, नार्वेस्टर हो गया या फिर काल वैसाखी हो गया, ये सब स्थानीय नाम है, ठीक है। बिहार में मानसून मध्य जून में आता है। दिसंबर और जनवरी में चक्रवातीय तूफानों द्वारा मतलब बहुत खतरनाक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का औसत जो है कितना है, 125 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर के मध्य किशनगंज जिले में, मैंने बताया ना सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा 205 सेंटीमीटर किशन जिले में, और सबसे कम वर्षा, ठीक है, 101 सेंटीमीटर कहाँ होती है, औरंगाबाद में। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, औरंगाबाद में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं शीत ऋतु। कौन सा, शीत ऋतु। अब इसका देख लेते हैं कब से कब तक है। तो देखिए इसका कब से कब है, अक्टूबर से और फरवरी तक है। कब से, मध्य अक्टूबर से फरवरी तक है। बिहार में सबसे अधिक ठंड, ठीक है, मध्य दिसंबर तक रहती है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और 4 डिग्री और 10 डिग्री तक भी आ जाता है। अब इसके बाद टाल क्षेत्र। ये टाल क्षेत्र क्या होता है, वही हम लोग देख लेते हैं। बरसात में दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार की नदियों का पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता। मतलब गंगा में जो है, बिहार की जो दक्षिण की नदियाँ हैं, जैसे कर्मनाशा हो गई, सोन हो गई, पुनपुन हो गई, फल्गु हो गई, किलो हो गई, अजय, ये सब नदियाँ जो हैं दक्षिण की नदियाँ हैं। और जब ये नदियाँ जो है गंगा में अपना पानी नहीं छोड़ पाती हैं, ठीक है, नहीं समा पाती हैं, तो यह पानी पूरे इलाकों में दूर दूर तक फैल जाता है, ठीक है। और एक बड़ा ताल के रूप में जो है दिखाई देने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, टाल कहते हैं। दलहन की अच्छी फसल होने के साथ साथ इस क्षेत्र में एक अन्य दाल का कटोरा भी, मतलब जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पर दाल की फसल अच्छी होती है, इसीलिए जो है दाल का कटोरा कहते हैं। अच्छा पूछिए, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा, कौन सा, फतुहा, ठीक है, के बढ़इया मोकामा टाल, कौन सा, बढ़इया मोकामा टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। इसके कहाँ पर है, तो बढ़इया मोकामा क्षेत्र में एक बड़ा ताल क्षेत्र है, ठीक है, पटना के पूर्व में। इस हिस्से में खरीफ की फसल की बुआई नहीं होती है। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है तो दलदली होती है, और इसमें दलहन और रबी की फसल की बुआई होती है। इसके बाद में हमारा अगला जाता है उत्तरी बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली के कुछ जिलों में के प्रखंडों में तंबाकू की खेती बहुत अच्छी होती है। इस इलाके में संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, सरैसा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरैसा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन सा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, यहाँ पर तंबाकू की ज़्यादा उपज होती है। और इन तीनों के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सरैसा क्षेत्र क्या कहा जाता है, क्या कहता है, सरैसा क्षेत्र। इसके बाद में बिहार की मिट्टी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, बिहार की मिट्टी। देखिए ये जो पश्चिमी चंपारण है, इस क्षेत्र में जो है पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। फिर जो नेपाल से सटे हिस्से हैं, जितने भी 7 जिले हैं, ठीक है, उनमें तराई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, जिससे सीमा बनाता है बिहार का, उन 4 जिलों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये लगभग लगभग बेगूसराय तक फैली हुई है। कहाँ तक, बेगूसराय के आसपास तक फैली हुई है, ठीक है। इसके बाद में टाल मिट्टी, ये गंगा का जो किनारे वाला क्षेत्र है, बक्सर जहाँ से गंगा प्रवेश करती है, उनके मतलब ये जो गंगा नदी जहाँ जहाँ से गई है उन क्षेत्र में टाल मिट्टी पाई जाती है। फिर इसके बाद में जहाँ पर कैमूर है वहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। बाकी ये जो जहानाबाद हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, रोहतास हो गया, इन सब में लगभग पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद में फिर हमारा जो है बांका हो गया, जमुई हो गया, भागलपुर हो गया, इन साइड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको हम लोग यहीं देख लिए। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र की मिट्टी बूढ़ी गंडक, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी, सरयू आदि नदियों के निक्षेपण, यानी ये नदियों के मतलब काट छाट से लाए गए अवसादों के कारण बनती है, ठीक है। इस मिट्टी को जो है 3 प्रकार में विभाजित किया गया। पहला है दलदली मिट्टी, ठीक है। ये मैंने अभी बताया कि ये कहाँ पर, चंपारण क्षेत्र में सोमेश्वर की पहाड़ी के आसपास। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो है, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, इधर ही सोमेश्वर की घाटी है, हरहा पहाड़ी है, और रामगढ़ दून, ये तीनों कहाँ स्थित हैं, ये तीनों हमारा पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है, वो भी पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। इसके बाद में पर्वतीय ढालों पर अधिक वर्षा के कारण, ठीक है, मिट्टी की परतें पतली हो जाती हैं। यह चिकनी मिट्टी होती है जिसका रंग हल्का भूरा और पीला होता है। रंग कैसा होता है, हल्का भूरा और पीला होता है। इस मिट्टी में आर्द्रता एवं जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। किसकी, आर्द्रता और जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल क्या है, धान है। इसके बाद में तराई, ये कौन सा, वही नेपाल वाला क्षेत्र जो 7 जिले हैं,
पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं? 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में। कितना? 8 से 10। ठीक है। तराई की मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा है। किसकी? नाइट्रोजन की और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी है। इस मिट्टी में कंकड़ मतलब छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। या भूरे से पीले रंग और ठीक है प्रक्रिया में तटस्थ और मध्यम अम्लीय होता है। इस मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। किसकी? चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। इस क्षेत्र में लंबी घास जंगल बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन खेती के लिए पर्याप्त जमीन ठीक है उपलब्ध है। और इसके बाद में अगर देख लें इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं है, धान है, गन्ना है, जूट है। ये सब क्या है? प्रमुख फसल है। इसके बाद में हमारा है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात जब बाढ़ आती है उसके पश्चात जो मिट्टी छोड़ जाती है उसको जलोढ़ या नवीन ठीक है नवीन जलोढ़ या खादर मतलब इसको जिस नाम से कह लीजिए, या तो जलोढ़ मृदा कह लीजिए या खादर मिट्टी कह लीजिए या कुछ भी जो आपको समझ में आए वो समझ लीजिए। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है तराई के दक्षिण में ठीक है पाई जाती है। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? रंग जो है गहरा भूरा होता है। इसमें धान एवं गेहूं की खेती किसकी? धान एवं गेहूं की खेती बहुत अच्छे से होती है। या उत्तरी पूर्वी बिहार क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी बिहार में। और जूट की खेती भी इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद बाल सुंदरी मिट्टी, यह मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी के उत्तरी बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में 30% से अधिक चूने की मात्रा होती है और यह क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसमें मक्का, गेहूँ, ठीक है, गन्ना, धान, तंबाकू आदि की खेती की जा सकती है। ठीक है। और लेकिन इस मिट्टी क्षेत्र में आम, लीची एवं केले की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है? ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आम, लीची और केले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? बलसुंदरी मिट्टी। के बाद में हमारा अगला आ जाता है करल केवाल मिट्टी। यह दक्षिणी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका रंग जो है कैसा होता है? गहरा भूरे से लेकर पीला तक होता है। और इस मिट्टी में टाल क्षेत्र दक्षिण में है। इसमें कहाँ? रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। इसमें चावल और रबी की फसल जैसे गेहूँ, अलसी, दलहन, चना आदि जो है पाया जाता है। इसके बाद टाल मिट्टी, यह निम्न भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। जो वर्षा काल में जल मतलब प्लावित रहता है, मतलब पूरा भरा रहता है। ठीक है। यह मिट्टी बाढ़ यानी पटना, भागलपुर, गंगा नदी के किनारे 8 से 10 किलोमीटर जो जो एक पतली सी पट्टी है वहाँ पर पाई जाती है। यह कैसी होती है? भूरे रंग की मोटे कण वाली मिट्टी होती है। ठीक है। अगर अगला हमारा हो जाएगा बलथर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलथर मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है? तो यह मिट्टी छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिण क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी को जो है बलथर मिट्टी कहा जाता है। और इसका विस्तार भागलपुर से कैमूर तक 5 से 15 किलोमीटर तक संकीर्ण पट्टी में विस्तृत है। ठीक है। इसे लाल पीले मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में हल्के कंकड़ मिले होते हैं। लाल रंग की अधिकता भी होती है। इस मिट्टी में प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी जो मिट्टी की प्रकृति होती है बलथर मिट्टी की, वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। और जल ग्रहण क्षमता जो होती है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है। इस मिट्टी में लोहे के अंश पाए जाते हैं। अपरदन की अधिकता के कारण इस मिट्टी में कृषि की संभावना जो है वो भी कम रहती है। मतलब जो बलथर मिट्टी है इसमें कमियां बहुत ज़्यादा है। अम्लीयता एक तो बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है। और जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम है। इसके साथ साथ में कृषि की संभावना भी कम हो जाती है। इसीलिए इसमें जो है जहाँ पर जल वगैरह कम होते हैं यहाँ मोटे अनाज जो है सर्वाधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। और 2023 जो है वो क्या है? मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है। मोटे अनाज में जैसे बाजरा हो गया, जई हो गया, ये सब किसमें आते हैं? मोटे अनाज में आते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। अब हम बिहार की नदियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए बिहार की नदियाँ जो हैं वो तो गंगा नदी सबसे पहले हो गई। कौन सी? गंगा नदी। और ये बक्सर में जो है प्रवेश करती है। अब उसके बाद में सरयू या घाघरा है, फिर गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती हो गई, कमला हो गई, कोसी, महानदी। ठीक है। इसके बाद में इधर जो दक्षिण की हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा के दक्षिण में कर्मनाशा हो गई, सोन हो गई, पुनपुन, फल्गु, सकरी, किलऊ, अजय और चंदन। ये सब नदियाँ कहाँ हैं? ये सब दक्षिण की नदियाँ हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में देखेंगे तो यह बिहार जिले के बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। ठीक है। और गंगा नदी के उत्तर दिशा में कौन कौन सी नदियां हैं? तो अभी हमने देखा घाघरा हो गई, गंडक हो गई, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक इत्यादि नदियां, तथा दक्षिण में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु, सकरी, किलऊ, अजय इत्यादि नदियां हैं। ठीक है। फिर सरयू नदी। सरयू नदी जो है घाघरा या इसको गंडक कहा जाता है या बिहार के सारण
के समीप प्रवेश करती है और बिहार की सीमा रेखा बनाती है। इसका जो उद्गम है वो नेपाल में है और यह छपरा के निकट गंगा में समाहित हो जाती है, मतलब छपरा के पास में ही गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में हमारा अगला है गंडक नदी। कौन सी है? गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी को ही सदा नीरा कहा जाता था प्राचीन काल में। अब देखिए गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है ये मध्य हिमालय क्षेत्र का उत्तरी सीमा, ठीक है, अन्नपूर्णा की पहाड़ियों के समीप, ठीक है, मगन मोट एवं कुतांग के समीप में होता है और पूरे वर्ष जल से भरी होने के कारण सदा नीरा के नाम से विख्यात थी, ठीक है। सप्तगंडकी के नाम से भी नेपाल में इसे जाना जाता है। यह अपनी यह अपनी 7 सहायक नदियों के साथ प्रवाहित होती है और वाल्मीकि नगर के समीप में बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक, इसका जो बूढ़ी गंडक का उद्गम स्रोत है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। बिहार के उत्तरी पूर्वी चंपारण जिले में प्रवेश करती है। उत्तर बिहार के सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला है बागमती। बागमती नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। बाढ़ के दिनों में यह अपना प्रवाह मार्ग बदल लेने वाली नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी जिलों में काफ़ी क्षति पहुंचाती है। इसकी सहायक नदियों में ललबगिया और लखनदेई नदी है। कौन सी? ललबगिया और लखनदेई नदी है। अगला हमारा है कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में देखें तो कोसी नदी का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से। कहाँ से? गोसाई धाम से। इसका वास्तविक नाम कौशिकी है। बिहार के शोक के नाम से इसको जाना जाता है। यह नदी खगड़िया के समीप कुर्सेला में, कहाँ? कुर्सेला के पास में गंगा से मिल जाती है। कहाँ पर? कुर्सेला के पास में कोसी नदी जो है गंगा में मिल जाती है, ठीक है। गंगा से मिलने से पूर्व यह नदी स्वयं का डेल्टा बनाती है, महानदी, ठीक है। महानंदा जो है, महानंदा नदी उत्तर बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी है और यह हिमालय से निकलती है, कटिहार के समीप गंगा में मिल जाती है, ठीक है। बाकी ये नोट लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग दक्षिण की नदियाँ देखते हैं। दक्षिण की नदियों में सबसे पहले सोन नदी देखते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है ये पूछा है, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से होता है, ठीक है। और यह जो है बिहार में उत्तर की ओर तथा उत्तर पूर्व की ओर जो है बहते हुए पटना के निकट दानापुर के समीप गंगा में मिल जाती है और दक्षिण में आकर यह गंगा से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है। इसके बाद पुनपुन है। तो पुनपुन में कुछ नहीं पूछता, बस इतना पूछता है कि ये कहाँ मिलती है गंगा से, तो ये फतुहा के समीप मिलती है। कहाँ? फतुहा के समीप मिलती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो मनोहर और दरघा। इसके बाद में कर्मनाशा है। कर्मनाशा जो है विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह जो है कहाँ पर? तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है और ये कहाँ? बक्सर के समीप गंगा से मिल जाती है। अब देख लेते हैं बिहार के जलप्रपात। तो देखिए बिहार के जलप्रपात कौन से? मुख्यतः गया, रोहतास, नवादा जिलों में जलप्रपात मिलते हैं। नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात है। इसके अतिरिक्त कैमूर जिले में दुर्गावती जलप्रपात है जो खादरकुओं में गिरता है, ठीक है। बिहार में अधिकतर, ठीक है, कुबड़नुमा या कावैया जिसको कह सकते हैं हम लोग, गोखुर झील, इस प्रकार की जो है झील हैं, ठीक है। मुख्य नदियाँ जैसे बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों में, ठीक है, एक परिवर्तन के कारण हुआ है। इन झीलों में उत्तर बिहार में ताल, चौर, मन आदि भी कहते हैं। मतलब इन झीलों को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ताल हो गया, चौर हो गया या मन हो गया। बिहार में अधिकतर झील गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी के पश्चिम तथा महानंदी के नंदा के पूर्व में स्थित है। राज्य के प्रमुख झील कौन कौन से हैं? कांवर झील या कांवर झील हो गया, ठीक है, और मंझाउल झील, ये बेगूसराय में है, ठीक है। बेगूसराय में कौन सा? कांवर झील ज़्यादा पूछा हुआ है, कहाँ पर है? बेगूसराय में। कुशेश्वर कहाँ है? तो कुशेश्वर दरभंगा में। गोगा झील कहाँ है? तो ये कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है। बेगूसराय में स्थित कांवर झील राम साइट में शामिल होने वाला अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में कांवर झील जो है, कांवर झील, जो कांवर झील है बेगूसराय का, ये बिहार का पहला और भारत का 39वां राम साइट है और इसको पश्चिमी बिहार का दर्जा 1987 में बिहार सरकार ने दिया था और 2002 के पहले तक कांवर झील भी रामसर संधि के तहत शामिल था। अब पुनः 18 वर्षों बाद इसे शामिल कर दिया गया। बिहार के प्रमुख जो है जलकुंड कौन कौन से हैं? मुंगेर जिला में सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मेश्वर कुंड, भीम कुंड, लक्ष्मण कुंड, ठीक है, भरारी कुंड, जन कुंड और पंचतर। गया में अग्नि कुंड है, बस इतना ध्यान रखना है। राजगीर, नालंदा में सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, ठीक है, मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड। इसके बाद में देख लेते हैं बिहार के खनिज और क्षेत्र। देखिए चूना पत्थर का कौन सा है? कैमूर की पहाड़ियाँ और रोहतास। पायराइट रोहतास एवं कैमूर। अभ्रक नवादा, जमुई और गया। बॉक्साइट मुंगेर जिले के
जो है खड़गपुर पहाड़ी। अच्छा, खड़गपुर पहाड़ी अब पूछ ले मान लो कहाँ है, तो मुंगेरपुर ज़िले में। क्वार्टाइज मुंगेरपुर ज़िले के खड़गपुर पहाड़ी, ठीक है। सोना जमुई ज़िले में करमटिया क्षेत्र में, कहाँ, करमटिया क्षेत्र में। क्वार्टाइज कहाँ हो गया, नवादा, गया, मुंगेर, बांका, जमुई। सोरा कहाँ हो गया, बेगूसराय, समस्तीपुर, ठीक है। गैलेना कहाँ हो गया, बांका में। जो एक एक है ये तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गैलेना कहाँ हो गया, बांका में। चीनी मिट्टी कहाँ हो गया, भागलपुर में। कहाँ, भागलपुर में। एबेस्टस मुंगेर में। टिन कहाँ हो गया, गया में, ठीक है। यूरेनियम कहाँ हो गया, गया में। मैग्नीज कहाँ हो गया, मुंगेर और गया में। इसके बाद में हमारा अगला है स्लेट, ये मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में। तो ये बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको बहुत ही कम समय में दे दी। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में जो है किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो 69 बीपीएससी और बिहार टीचर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण हो। तब तक के लिए जो है आप लोग से हम लेते हैं विदा और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक नमस्कार।